नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मालाबार अभ्यास के दौरान भारतीय नेवी की आपको बता दें कि पनडुबिया, रणविजय, शिवलिक शक्ति, सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट, शिव शक्ति और सिंधु राज सबमरीन बंगाल की खाड़ी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हिस्सा ले रही हैं। और इसके अलावा एडवांस जेट ट्रेनर हॉक, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I, डॉर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई हेलीकॉप्टर उतारे गए। उधर अमेरिकी नौसेना ने गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर US जॉन एस मैकैन, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ लॉन्ग रेंज फ्रिगेट बालाराट और जापानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर के साथ डेस्ट्रॉयर ओनामी के साथ प्रतिभाग किया। भारतीय तिरंगा को लेकर विवादित बयान देने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जम्मू पहुंचते ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर निकलने पर महबूबा मुफ्ती को पहले काले झंडे दिखाए गए, जबकि प्रदर्शन में शामिल बजरंग दल, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती गो बैक के नारे लगाए। और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पीटीपी अध्यक्षा के काफिले को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां तैनात जवानों ने उन्हें एक तरफ कर दिया। नजरबंदी से रिहा होने के बाद और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के गठन के बाद महबूबा मुफ्ती का यह पहला जम्मू दौरा रहा। उधर हरियाणा के सोनीपत में नकली शराब पीने से अब तक 27 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। ये सभी 3 कॉलोनियों के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक शराब पीने से 27 लोगों की मौत की सूचना आई है। उनकी टीमें लगातार दबिश दे रही है और इसके साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया है। सचो गए हुए हैं और वो अगर ऐसा होगा तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि सारा कुछ किया जाएगा। डिप्टी साहब, इसमें कहीं ना कहीं तो कोई मिली भगत है। देखिए, जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई हरियाणा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। सोनीपत और पानीपत में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था, क्या वो वेंट से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ है, क्या वो DNA बेस्ड है या इस अपने मिथाइल अल्कोहल बेस्ड है। इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली सरकार ने इस बार भी दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना और वायु प्रदूषण की समस्या का हवाला दिया। इस पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लोग जो हैं इमोशनल होते हैं, भारतीय लोग ही, हिंदू भी क्या, भारतीय लोग बड़े इमोशनल होते हैं। उनके इमोशन कैश करना केजरीवाल भली प्रकार से जानता है। ये तो सबको मालूम है कि अब कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखे चलाने का रिवाज है और लोग पटाखे केजरीवाल के कहने से कोई चलाने वाले बंद करने वाले हैं नहीं, लोगों में अवेयरनेस है। लेकिन केजरीवाल साहब सड़कों के ऊपर जो डस्ट है, सड़कों के ऊपर जो धूल है, उसको MCD की गाड़ी तो हटा रही हैं, श्रेय आप लेना चाह रहे हो। आपने कौन सी प्रिकॉशंस ली, आपने क्या किया दिल्ली के अंदर? एक चीज़ बताएं कि मैंने ये काम किया है जिससे पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो जाना चाहिए था। हरियाणा के अंदर अगर पराली जलती है, उत्तर प्रदेश में पराली जलती है, तो आपने पिछले इतने दिनों में क्या दोनों CM से बात की, हरियाणा CM से या UP के CM से, या उनसे करने के बाद कि पराली जलाने पर दिल्ली में पॉल्यूशन ना बढ़े? हमारा भी जो योगदान हो सकता है हम कर सकते। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज की आभासी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है।
हमने पेरिस में घोषणा की कि हम उत्सर्जन को 35% तक कम करेंगे। बैठक में उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन पर भारत बात कर रहा है। भारत कार्रवाई और योगदान में 2 डिग्री का अनुपालन करता है। United Nations ecosystem and UNFCCC ecosystem will definitely take note of this wonderful initiative of India and India's corporate world to adhere to and even declare plans of their own decarbonization or carbon neutrality. So this is how India. दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर आज और बढ़ गया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गुरुवार सुबह गुड़गांव में हवा में प्रदूषण 469 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने दिल्ली के हालातों पर चिंता जताई है। AQI है आज सुबह में लगभग 452 तक पहुंच गया था और एक बहुत ही एक सीवियर कैटेगरी में है। हम कहते हैं कि 400 से 500 का जो रेंज है वो असल में सीवियर होता है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। और ये कंडीशन जो है वो 2 कारणों से हुआ है। रैपिड हमने डिक्रीज देखा है विंड स्पीड में, और जिसके कारण पोल्यूटेंट जो यूजुअली जो है वो हवा के कारण इधर उधर चले जाते हैं, वो सारी की सारी दिल्ली के ऊपर ही स्थित है। और दूसरा है सरफेस टेम्परेचर, जिसके कारण जो है वो जो डिप इन टेम्परेचर था, जिसके कारण सारा का सारा पोल्यूटेंट वो एक थिक लेयर बन के दिल्ली के ऊपर है। सो 452 AQI एक डेंजरस AQI है। एक रैपिड इंक्रीज हमने देखा है पिछले 24 घंटे में AQI में, और जो स्थिति अभी और डिप जब होगा टेम्परेचर में, जब और तापमान हमारा कम होगा, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दिवाली का समय है, स्थिति थोड़ी गंभीर बनती हुई नजर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां लोगों की आंखों में पानी और सीने में जलन है। शहर और देहात इलाके में सुबह शाम गहरी धुंध की चादर आजकल छाई रहती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस मामले में सरकारी अमला कह रहा है कि स्वस्थ रहना है तो सुबह और शाम घर से मत निकलो। यहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सर, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, क्वालिटी इंडेक्स 450 से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो किस प्रकार से प्रदूषण से आदमी को बचना चाहिए और क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, जो ये दिल्ली के बगल में है हमारा ज़िला, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हम लोगों में भी वही जो बीमारियाँ उसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, वो हमारे पब्लिक में भी होने का डर है और हो भी रहे हैं, कि जिसकी वजह से आँखों में जलन, गला खराब होना, एलर्जी और सांस संबंधी रोग बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी पब्लिक से यही अनुरोध है कि सुबह शाम भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, तो उसमें सुबह शाम जब भी निकलें बिना मास्क के ना निकलें, और ना घर पर ही एक्सरसाइज करें। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, इस समय लोग पार्क जाते हैं, जिम जाते हैं, तो ऐसे में कितना नुकसानदायक उनके लिए हो सकता है? देखिए, जो एयर क्वालिटी, वहीं सर्दी की दस्तक के साथ ही पारा लुढ़कने लगा है। वहीं प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लोगों का कहना है कि पहले सिर्फ दिल्ली से प्रदूषण की खबरें आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलने में प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ में पोल्यूशन तो है, और यही कारण है कि कल चंद्रमा भी धुंधला सा दिखाई दिया, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। और पार्क देखिए, पार्क में तो पोल्यूशन फ्री पार्क होता है, यहाँ तो लोग ऑक्सीजन लेने आते नहीं, यहाँ भी आप देखिए पोल्यूशन है। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। ऐसे में मास्क और लगा लिया जाए तो मुझे लगता है लंग्स के लिए भी नुकसानदायक होगा। इसीलिए मास्क का भी सावधानी से प्रयोग करें और पोल्यूशन कम करने के। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के शिवानंद बस्ती इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली। इस मोहल्ला क्लिनिक में रोजाना 50 से 100 लोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज कराने और दवाई लेने आते हैं। लोगों का मानना है कि यह मोहल्ला क्लिनिक खुलने से उन लोगों को काफी राहत हुई, क्योंकि उन्हें पहले बुखार की दवा लेने के लिए भी काफी दूर तक जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी कठिनाई होती थी। लोगों के अनुसार इस मोहल्ला क्लिनिक में आम बीमारियों के लिए सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है।
जी, मेरा नाम है डॉक्टर साहिबा भाटिया। मैं मोहल्ला क्लिनिक शिवानंद बस्ती की डॉक्टर हूँ और मोहल्ला क्लिनिक का आज थैंकफुली इनॉग्रेशन हो गया है और आई होप कि अब यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। आके दवा लेंगे तो उनको सूट करेगी तो अच्छा रहेगा और यहाँ पे हर तरीके की दवा मिलती है। वहीं त्योहारी सीजन में लोगों को जागरूक करने, कोरोना के खतरे को कम किया जा सके, इसके लिए हिमाचल के नाहन में प्रशासन की ओर से विशेष मुहिम शुरू की गई। मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने 2 गाड़ियों को लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा। लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी जाएगी। इन दोनों गाड़ियों को स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है। लॉकडाउन खुल गया है, आवागमन शुरू हो गया, जीवन सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई देता है, परंतु कोविड का खतरा, कोरोना का खतरा लगातार हमारे मध्य बरकरार है। हम देख भी रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन जनपद कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जिससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कासगंज के अशोकनगर सीएचसी अस्पताल में विभाग कोविड बीमारी को खुद ही दावत दे रहा है। कोविड मरीजों की जांच के बाद इस्तेमाल की गई किट को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे वहां गंदगी तो फैल ही रही है, तो साथ ही कोरोना महामारी का प्रसार भी हो सकता है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। हालांकि बाद में मामले की जांच की बात कहते हुए वो नजर आए। सर, अपनी कासगंज सीएचसी पर गंदगी का अंबार है, जबकि ये जो आपकी कोरोना टेस्टिंग किट है वो खुले में डाल रखी है, क्यों नहीं उसका निस्तारण होता? ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। वहाँ कोई समस्याएं थी, उसी वजह से वहाँ के अधीक्षक को चेंज किया गया। नहीं, इतनी सारी किटें पड़ी हुई हैं जो कि लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं भविष्य में। सैंपलिंग किटें हैं और साथ में उनकी जो नाक में सिलाई डाली जाती है। खबर राजस्थान के जालोर से, जहां पर जिला मुख्यालय राजकीय सामान्य चिकित्सालय में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की प्रेरणा से भंडारी परिवार की ओर से नवनिर्मित सार्वजनिक प्याऊ का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, समारोह की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने की और इस दौरान समाजसेवी विक्रम सिंह सायला, अमृतलाल भंडारी, पीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा और समाजसेवी राजेंद्र बोहरा मौजूद रहे। प्रोग्राम छोटा सा कार्यक्रम रख दिया, छोटा सा ये कर लिया, इससे क्या होता है, मैसेज चलता रहता है, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, पहिया है, रुकना नहीं चाहिए। दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कई विकास के क्रम में जेल को सुधार गृह कहते हैं, लेकिन अब तक ये सही मायने में वो नहीं बन पाई। इन्हें अपराधियों के अड्डे की तरह देखा जाता है, लेकिन अब बरेली जिला जेल में सुधार का काम शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे रेडियो जॉकी जो लोगों की फरमाइश पर सुरीला संगीत बजा रहे हैं, पहली नजर में आपको ये लगेगा ये कोई लोकल रेडियो स्टेशन है और लोगों की संगीत की फरमाइश पूरी हो रही है, लेकिन जैसे ही आप जॉकी के शब्दों पर गौर करेंगे तो आप चौंक उठेंगे। दरअसल गूंजते फिल्मों के सुरीले गाने बरेली के जिला जेल में गूंज रहे हैं, जहां पर जेल के खुद के लोकल रेडियो स्टेशन से रेडियो जॉकी कैदियों की फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके के गानों की ज़्यादा फरमाइश होती है। क्या जेल के कभी जो बंदी रक्षक हैं वो भी अपनी फरमाइशें रख देते हैं? जी, कभी कभी बंदी रक्षक भी अपने रख देते हैं फरमाइश, तो उनके भी फरमाइश पूरी करनी होती है। और फिर अंदर से जो भी आता है फरमाइश के लिए, सबसे ज़्यादा तो ओल्ड सॉन्ग्स की ही फरमाइश आती है। ओल्ड सॉन्ग्स कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं बंदियाँ। अच्छा, कैसे ये विचार आया आपके मन में कि ये रेडियो जॉकी शुरू किया जाए और इसका किस तरीके का प्रभाव आप कैदियों पे देख रहे हैं? कोरोना संक्रमण काल में चूँकि हर तरफ से एक सामाजिक दबाव था और मुलाकात बंद हो गई थी, तो बंदियों में अवसाद की दृष्टि को देखते हुए हमारे डीजी जेल आनंद कुमार साहब
ने बंदियों के मनोरंजन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको गाने सुनाने के निर्देश दिए और उसके आधार पर हम लोगों ने जो है इसको एक प्रयोग किया और हमारे पास एक बंदी मिल गया जो इस कार्य में निपुण था। और सुबह हम लोग जो है प्रातः काल में भजन और इस तरह की चीज़ें, धार्मिक गीत सुनवाते हैं और इसके बाद दिन भर बंदियों की फरमाइश और शाम को फिर भजन सुनवा करके। और बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने धमदाहा में रैली के दौरान राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। इस पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान पर प्रतिक्रिया दी। और आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। आए दिन यूपी में वारदातें देखने को मिल रही है। यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल सामने आई है। गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने छीनकर नए संस्थान को सौंपा। खास बात है कि गुरुद्वारा के रखरखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं। अब करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है, जिसका देश में विरोध हो रहा है। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने गलत किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के रखरखाव का काम ईटीबीपी नाम के एक संस्थान को सौंप दिया। पाक की इस हरकत पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि देश के अंदर या दुनिया के अंदर हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि गुरुद्वारा हो, वहाँ पे सिख हों और उनसे प्रबंध छीनकर नॉन सिखों के हाथ में दे दिया जाए। ये आज से पहले हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वहाँ पे, पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हालांकि वो नॉमिनेटेड है लेकिन है तो वो सिख, उनको चिंता है गुरुद्वारे की। उनसे छीनकर ये कहना कि अब ईटीबीपी जिसके अंदर 9 के 9 मेंबर जो हैं वो नॉन सिख हैं, सारे इस्लाम से हैं, और उसके अंदर जो हमारे मिनॉरिटी के मेंबर थे, ईटीबी बोर्ड में भी हमारे मेंबर थे, पहले उनको बाहर निकाला गया बोर्ड से। जो 4 मेंबर थे उसमें 2 सिख थे, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी थे, एक क्रिश्चियन थे जो वहाँ की एमपी थी और एक हिंदू थे जो वहाँ के एमएलए थे। इन 4 लोगों को 9 मेंबर में से 4 जो थे वो मिनॉरिटी से थे, पहले उनको बाहर किया गया। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारा का रखरखाव पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से छीनकर ईटीबीपी को दे दिया है और इस मसले पर यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया दी। हरकतें कर रहा है और लगातार पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसकी जड़ें पाकिस्तान में है, कहीं न कहीं से उभर कर आ रहा है और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। और आगे भी देखें, प्रगति में बाधा है। पाकिस्तान के लोगों को जिस ढंग से नरकी जीवन जीना पड़ रहा है वो पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है, जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। सर, गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाएंगे, यहाँ भोजन करेंगे। करतारपुर गुरुद्वारे के रखरखाव का काम पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंपा गया। इस पर अकाली दल टकसाली नेता करनैल सिंह ने प्रतिक्रिया दी। नहीं कर सकते कि हमारी जो परंपरा है, जो हमारी मर्यादा है, उसके उल्ट जाकर पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर है और जो गुरुद्वारा साहब है उसकी सेवा संभाल अब सीधे तौर पर हम तो कहेंगे आईएसआई को सौंप दी है। ये जो बर्दाश्त के बाहर की बात है। तो हम इमरान सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो किसके लिए बनाई है, उसको प्रबंध देना चाहिए।
इसका हमने संज्ञान लिया है और इसका अक्रोश जो हमारी सिख कौम में। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद में अब गन्ना किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। 2 नवंबर से पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि पिछले साल का करीब 15,000 करोड़ का बकाया शुगर मिल ने अभी तक नहीं किया। गन्ने के दाम अभी तक तय नहीं किए गए। गाजियाबाद के मोदी शुगर मिल पर ही पिछले साल का 280 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ किसानों पर दूसरी बिजली की मार भी पड़ रही है। कारण जो है ये है कि जो है हमारा गन्ने का पिछले साल का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। 270 करोड़ रुपए गाजियाबाद ज़िले में एक ही मिल है, मोदी मिल, उस पर बकाया है और पूरी उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपया सभी मिलों पे है। तो जो है हमारी मांग ये है कि गन्ने का भुगतान किया जावे, किसान पे 5,000 रुपये बिजली का बिल बकाया हो जाए तो वो कनेक्शन काट जाते हैं। पंजाब के पटियाला में भी कृषि कानूनों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आज किसानों द्वारा 5 नवंबर को चक्का जाम करके प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 7 पर पटियाला के पास टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे किसान हरजीत सिंह ने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कृषि कानून को लेकर किसानों की केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने आज फरीदाबाद जिले के गांव दयालपुर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लागू किए गए उन्हें वापस लिया जाए। इन कानूनों के चलते किसानों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है।
बख्तियारपुर में इन्होंने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा था। इन्होंने कुछ मांगे मानी है, ज्ञापन सौंपा है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को विरोध में बने कानून खारिज किया जाए। नंबर 2, प्रत्येक उपज का MSP पर खरीद की गारंटी का कानून जो किसान का अधिकार है। नंबर 3, बिजली बिल को खारिज किया जाए और इस ज्ञापन को सरकार के पास। अब आपकी क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति इसको ज्ञापन भेज दिया जाएगा सरकार के पास। आखिर कब तक इनकी मांगे मान ली जाएंगी? सरकार के पास ज्ञापन आज ही भिजवा देंगे। क्या आश्वासन देकर जा रहे हैं आप लोगों को? ज्ञापन है, ज्ञापन के हमारी सरकार जो करेगी बहुत अच्छा करेगी किसानों के लिए। किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की थी। किसानों के इस बंद का असर हरियाणा पंजाब में देखने को मिला। इस कड़ी में फतेहगढ़ साहिब में भी किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुन्नी कला में चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया गया, वहां धरना दिया गया। किसानों ने कहा कि वे केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और इसे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं कर देती। देखो, हमारा तो देखो ये शांतमयी जो आंदोलन है अभी जारी है। जब तक हम नहीं पीछे हटाएंगे तब अभी मोदी हमारे हक में कोई फैसला नहीं दे देता, या इस जो बिल बनाए हैं इन्हां से खिलाफ आप इससे विरोध ही करते ही रहेंगे। क्योंकि हम उतना टाइम जो हमारी यहाँ जथेबंदियाँ जो भी हमारे को फैसला करने के लिए बताएंगी वो हम जल्दी तो जल्दी उसका यानी समर्थन देते रहेंगे फैसले का। और मोदी जी को एक दिन ऐसा जरूर हमारे उसको अपने जो फैसले को बदलना जरूर पड़ेगा। क्योंकि किसान मजदूर सारे जितने भी और भी पार्टीज हैं, दुकानदार हैं या और भी वर्ग है, किसान के समर्थन के लिए आ खड़े हैं। क्योंकि इसको ये 2022 में नहीं तो खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। देखो, आज तो असी यहाँ पे चक्का जाम किया है। 26 तरीक को 27 तरीक को असी लामबंद होके दिल्ली को घेरांगे। मोदी सरकार नू पानी पिला के छड्डांगे, अखीर नू उसनू मजबूर कर देंगे कि ये बिल पंजाब में लागू नहीं होगा। सारे पंजाब में कोई बिल लागू नहीं होगा। ये जो चंगा होवे तो प्रधानमंत्री ने चाहिए कि मैं इसनू अपना वापस ले लवां। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पब्लिक के वफादार होते हैं, पर ये वफादारी नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पंजाब का भी, हिंदुस्तान का। तो केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जो है वह लगातार जारी है। किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की थी। किसानों के इस बंद का असर हरियाणा पंजाब में देखने को मिला और इसी कड़ी में फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुन्नी कला में चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाया गया और वहां धरना दिया गया। किसानों ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ है और इसे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं कर देती। ऋषिकेश में कई दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर बेचा जा रहा है और इसका खुलासा उस समय हुआ जब प्रशासन की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक से छापेमारी कर दी और इस दौरान कोयल घाटी के समीप ओम डेयरी की दुकान पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप बरामद की गई, जिसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर खपाने की तैयारी चल रही है। देखिए, हम मिठाई की दुकानों को चेक कर रहे हैं सेफ्टी और सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दुकानों के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिठाइयों में मिलावट तो नहीं हो रही है। एक ये जो दुकान है श्री ओम डेयरी, इस पे हमने अभी इंस्पेक्शन किया तो यहाँ पे इनके पास कुछ पुराना लॉट मिला है और इस लॉट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इनके यहाँ से सैंपल भी ले रहे हैं। यदि इनकी मिठाई में कोई मिलावट मिलती है तो इनके अगेंस्ट कार के मद्देनज़र आज जो है एसडीएम साहब के साथ दुकानों का इंस्पेक्शन किया गया, निरीक्षण किया गया। हमारे FSSAI एक्ट में एक गाइडलाइन है कि अब निर्माण तिथि, खुले मिठाई में निर्माण तिथि और उपभोग की तिथि भी अंकित करना है। तो उसको लेके आज दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जहाँ निर्माण तिथि नहीं पाई गई उनको नोटिस दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इसमें
वो डालेंगे, डेट डालेंगे, और सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन को भी देखा गया। डेयरी पे जो है औचक निरीक्षण किया गया। तो मिठाइयों की जगह दुकानों में ये मीठा जहर जो है वो बेचा जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन की छापेमारी में इस बात का खुलासा भी हुआ है। दरअसल ऋषिकेश का यह मामला है, जहां पर कई दुकानों पर मिठाई की जगह मीठा जहर जो है वह बेचा जा रहा है। और इसका खुलासा उस समय हुआ जब प्रशासन की टीम ने शहर में मिठाइयों की दुकान पर अचानक से छापेमारी कर दी। और इस दौरान कोयल घाटी के समीप ओम डेयरी की दुकान पर महीनों से सड़ रही मिठाइयों की खेप को बरामद किया गया, जिसे त्योहारी सीजन के मद्देनजर खपने की तैयारी चल रही थी। वहीं राजस्थान के सीकर में एमबीएस समाज ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शिक्षा विभाग में 2015-16 में 1252 कर्मचारियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई थी। उनकी 4 साल की सेवा पूर्ण हो चुकी है। उनको 2 वर्ष की सेवा का पूर्ण वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो अब तक नहीं मिला। इसीलिए वेतन के नियमितीकरण की तुरंत कार्रवाई की जाए। आज हमारे गुर्जर समाज के सीकर के लोगों ने मिलकर कर्नल साहब के आदेश की पालना करते हुए सीकर में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए पहला सर्वप्रथम ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को हम देने जा रहे हैं। और हमारी मुख्य मांग पूरे राजस्थान, पूरे देश भर को पता है, हमारे समाज के साथ जो सरकार हर बार चेंज होती है, आती रहती है, हर सरकार हमारे साथ छल कपट करती है और हर बार हमारे साथ अन्याय करती है। इसका हम पुरजोर हर बार विरोध भी करते हैं। और फिर हम इस बार गुर्जर समाज ने पूरा एकीकरण करके हम फिर से विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में सितंबर में पूर्वानुमान से काफी कम बारिश और अक्टूबर माह ड्राई गुजरने के बाद नवंबर शुरुआत से ही ठंड शुरू हो गई। अचानक तापमान में गिरावट आने से पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के बाद कड़ाके की ठंड होगी और दूसरे पखवाड़े से कोहरे की चादर छा जाएगी। पिछले साल की तुलना में कोहरा भी दोगुना घना होगा। मौसम विभाग के केंद्रीय ऋतु आलोकशाला के रिसर्च सुपरवाइजर नरेंद्र रावत के मुताबिक नवंबर पहले सप्ताह से मौसम ने करवट बदली है। 2 नवंबर से सुबह और शाम को ठंड बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में चमोली जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। यहां सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी से पूरे गांव में चारों तरफ से प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली। प्रकृति ने अपने से सुंदर रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित कर दिया। वहीं नवंबर में ही बर्फबारी होने से सीमांत गांव में शीतलहर शुरू हो गई। एक तरफ प्रकृति के इस सुंदर रूप को देखकर सबके मन मोहित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में रोजमर्रा की जिंदगी बिताने वाले लोगों के लिए ये बर्फ किसी मुसीबत से कम नहीं। लगातार हो रही बर्फबारी से यहां तापमान -0 डिग्री पर पहुंच चुका है, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देश की राजधानी ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि हवा की तेज रफ्तार से थोड़ी राहत मिली। शहर का औसत प्रदूषण स्तर 238 रहा, जो सेहत के लिहाज से खतरनाक है। देहरादून के वायुमंडल में कार्बन 1064 माइक्रोग्राम प्रति यूनिट की मात्रा पाई गई। इसके अलावा वायुमंडल में अन्य प्रदूषणकारी तत्वों की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा पाई गई। उत्तराखंड में ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 10 ट्रेनों का संचालन करने के लिए रेलवे विभाग की ओर से शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। देहरादून से चलने वाली कई ट्रेनों को ऋषिकेश से चलाने की योजना है। योगनगरी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होने के बाद इन ट्रेनों को हरी झंडी मिल सकती है। 25 अगस्त को योगनगरी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करने आए मंडल परिचालन प्रबंधक अर्चल सिंघल ने बताया कि योगनगरी रेलवे स्टेशन से 5 नई रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा।
वहीं छत्तीसगढ़ के नवागढ़ में पुलिस ने प्रेमी युवक सहित गर्भपात कराने वाला झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़िता ने 2002 से अपने प्रेम में फंसाकर रखने का इसे आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ कई सालों तक दुष्कर्म करता रहा। जब महिला गर्भवती हुई तो आरोपी युवक पीड़िता का गर्भ गिराने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई देकर गर्भपात कराने की कोशिश की, लेकिन गर्भ 7 महीने से ज्यादा होने की वजह से गर्भपात नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका चुनाव में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कई राज्यों में अभी भी वोटिंग जारी है। अंतिम दौर की जो काउंटिंग है वो हो रही है। शुक्रवार तक ये पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। ट्रंप का दावा है कि बड़ी कानूनी जीत जो है वो उनकी होगी और दूसरे राज्य में भी ये चुनौती देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है और कई राज्यों में अंतिम दौर की जो काउंटिंग है वो जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन की जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस बीच जो बड़ी खबर मिल पा रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि ये जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए मतगणना रोकने को कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच रहे थे, उसी बीच रिपब्लिकन समर्थकों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल पा रही है अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर, फिलहाल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कई राज्यों में अंतिम दौर की काउंटिंग अभी भी जारी है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में लॉकडाउन बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुआ, लेकिन लॉकडाउन के कारण हर किसी के कारोबार पर इसका असर देखने को मिला। व्यापारी अपने कारोबार को चलने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन अब हिमाचल के सोलन के व्यापारियों से हमारी टीम ने बातचीत की। ठीक बात है आपकी कि भी इससे नुकसान हुआ है, व्यापारियों को भी हुआ, हर वर्ग को नुकसान हुआ है, परंतु ये हमारी मतलब सोसाइटी की एक ओवरऑल ज़रूरत थी। और जहाँ तक अब जो लॉकडाउन से खुलने के अनलॉकडाउन की बात है, रिकवरी तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिकवरी नहीं है, परंतु उस लेवल पे पहुँच पाना जहाँ पे हम थे वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस पर काम तो अनलॉकडाउन से ही आना शुरू हो गया था, परंतु रिकवरी जो है ना, जो दुकानदार एक्सपेक्ट करता है कि भी हर साल 10-15% की उसकी व्यापार में ग्रोथ हो, वो नहीं है। और जो पिछले साल अगर जो उसने 1000 रुपये का काम किया था, तो वो इस साल वो 700-800 का ही काम कर पाएगा, 1000 पे भी नहीं पहुंच पाएगा। वो कुछ टाइम तो लग रहा था कि नहीं भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बार। पंजाब के पटियाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजपुरा रोड पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के लिए मोदी और योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इस दौरान बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए महिला प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिलाओं ने हाथरस कांड का जिक्र करते हुए यूपी की योगी सरकार को भी घेरा। महिला ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
त्योहार के मद्देनजर गाजियाबाद वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। दीपावली के त्योहार को लेकर बिजली विभाग को आदेश जारी किया गया कि गाजियाबाद में दीपावली के अवसर पर इस साल 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर बिजली विभाग ने अपनी कमर कस ली है और साथ ही सभी लाइनमैन को भी 24 घंटे के लिए अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी का कोई समस्या को समाधान जो है वो यहां पर किया जा सके। शहर में दीपावली के अवसर पर पूरा शहर जगमगा सके। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं। तो लव जिहाद पर हरियाणा के गृह मंत्री सख्त होते नजर आ रहे हैं और आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने कहा कि लव जिहाद बहुत ही गंभीर होता जा रहा है और इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए। हत्याकांड पर अब सरकार को जवाब देना होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, जबरन धर्मांतरण शादी से पहले या बाद 1966 से अब तक के सभी मामलों की जांच की जाएगी और शुक्रवार को विधानसभा में आपको बता दें यह मामला जो है वो गूंजेगा। एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है। हत्याकांड पर सरकार जवाब देगी। मथुरा में 10 दिन पहले के व्यक्ति से लूटपाट हुई थी। मामले में खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश मथुरा के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद कर लिया। जांच के द्वारा 2 टीमों को बनाकर अत्यंत गहराई से छानबीन की गई और घटना में इसमें कुल 5 लोग सम्मिलित पाए गए, जिसमें 2 लोग घटना की रेकी करने का काम किए थे, जो पीड़ित के गांव के पास के रहने वाले थे, और 3 अन्य लोग थे जो राया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके द्वारा इस लूट की घटना को कारित किया गया था। लूटा गया समस्त माल बरामद हो गया है और पुलिस के द्वारा इनको। यूपी के सहारनपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मटिया महल में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना सिटी कोतवाली के मटिया महल क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया और इंसाफ की मांग की। उसकी हमें पूरा शक है कि उसकी हत्या की गई है और उसको टॉर्चर कर करके मारा है इन्होंने, क्योंकि आज से 1 महीने पहले भी उन्होंने एक नोटिस महिला समिति के अनुसार हमारे घर भिजवाया था, इनके ब्रदर के घर, कि भाई आपकी लड़की दिमाग से क्रैक है और इसको आके ले जाएं। अभी पूरा महीना भी नहीं हुआ और अचानक ये खबर सुना दी कि उसकी तबीयत ख़राब है और उसको ऐसे ऐसे हो गया। अगर उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो उसको इलाज कराया जाता। क्या उनके बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं होती? क्या उसको दिखाते नहीं? क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी के साथ। यूपी के कुशीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर अवैध पटाखा के खिलाफ अभियान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद के पर्यवेक्षण में भारी अवैध पटाखा की खेप को बरामद किया गया, तो साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जो है उसे शुरू कर लिया है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की। ब्रेक के बाद ANP न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सर्दियां शुरू हो गई है, लेकिन परिषदीय विद्यालय में अभी तक स्वेटर वितरित नहीं किए गए। HD विद्यालयों के बच्चों को सर्दी में मुफ्त स्वेटर दिए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले को करीब 3 करोड़ का बजट मंजूर किया था। 31 अक्टूबर तक स्वेटर की खरीद कर बांटने के आदेश थे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते जिले में एक भी स्वेटर की खरीद अब तक नहीं हो सकी है। अधिकारी गोलमोल जवाब देकर बचने में लगे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम कामनी सिंह है और मैं सहायक अध्यापक कन्यापुर मध्य विद्यालय रंगसागान। मैडम स्वेटर आ गए, अक्टूबर खत्म हो गया है, सर्दी शुरू हो गई है। नहीं सर, अभी स्वेटर नहीं आया है और अभी सूचना भी कुछ ऐसी नहीं मिली है आने की। तो पिछली बार समय से आए थे स्वेटर? पिछली बार हाँ, थोड़ा लेट हो गए थे, आए थे स्वेटर। इस बार अभी नहीं आए। मैडम क्या नाम है आपका? श्रीमती विनीता त्रिवेदी। क्या पद है आपके पास? सहायक अध्यापक। स्वेटर आए हैं मैडम इस बार? अभी तो नहीं आया, अक्टूबर खत्म हो गया है और नवंबर भी शुरू हो गया, अभी स्वेटर नहीं आया। पिछली बार आए थे समय से? इस समय नहीं आ पाए थे, पिछली बार भी देर से आए। सर्दी शुरू हो गई है मैडम, स्वेटर नहीं आए। तो बच्चों को ये तो सूचना कोई विभाग वालों को देनी चाहिए थी, अभी हम लोगों के पास कोई सूचना भी ऐसे नहीं। वैसे स्वेटर आए नहीं है अभी तक? हाँ, अभी कोई सूचना नहीं है। पिछली बार समय से आ गए थे स्वेटर? नहीं, पिछली बार भी लेट ही आए। दरअसल शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक स्वेटर वितरण के निर्देश थे, लेकिन जो हमारी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से होती है, तो जेम पोर्टल की प्रोसेस तो इतनी लेंदी है कि उसमें ही हम लोगों को टाइम काफी लग गया और पूरा प्रोसेस पूरा करते करते हम लोग 9 अक्टूबर को अपना क्रय आदेश जारी कर पाए और जिसके क्रम में हमें 3 नवंबर तक हमारे पास 1,67,000 के सापेक्ष 55,000 की आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही सत्यापन पूरा करा के और विद्यालयों में बच्चों को स्वेटर वितरण कराया जाएगा। तो सर सर्दी शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो है? हाँ, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन अब इसको जल्दी ही। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए हिमाचल सरकार अहम कदम लगातार उठा रही है और इसी बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जल्द ही कोरोना को लेकर एक और जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि कोविड को लेकर लोग अब पहले की तरह सावधानी नहीं बरत रहे, जिसके चलते कोरोना के मामले कुछ खास इलाकों में सामने आ रहे हैं। इसीलिए जल्दी फिर से जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। यूपी के अमेठी में यातायात महीने के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 5वें दिन यातायात पुलिस ने जागरूकता और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों को बधाई दी गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान भी काटा गया, जिनसे 1,03,000 रुपए वसूल किए गए। देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उनमें भी खास तौर पर दलित महिलाओं को ज्यादा संख्या में निशाना बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर नारेबाजी की। दिल्ली कांग्रेस ने दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम और देश के पीएम को
जगाने आए हैं। पूरे देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है। एक ही मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा, दलित परिवारों की सुरक्षा की देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री करते आ रहे हैं। जो कठोर कानून और ठोस नीति क्यों नहीं? याद आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। कहाँ बेटियां बच रही, कहाँ बेटियां पढ़ रही? देश की राजधानी है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हाथरस के अंदर जो घटना घटी जिसने शर्मसार कर दिया ना केवल देश को, देश के सच्चे नागरिक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का कार्यकर्ता का क्या गुनाह था? सड़कों पर उतर कर उनकी आवाज उठा रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को हम जगाने आए हैं और उनसे हक मांगने हैं परिवारों का कि आज दलित परिवारों का जो उत्पीड़न पूरे देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर 4 बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मार दी और 25 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार व्यवसायी अनुज बैंक में रकम जमा कराने के लिए जा रहा था। साथ में पैसा लेके बैंक जा रहे थे। थोड़ी दूर पेट्रोल टंकी के मतलब 200 मीटर आगे होंगे लमसम, जा रहे थे हम लोग के पीछे कोई नहीं था उस समय। अचानक 3 बाइक आया, 2 आगे से लगाया, ऐसे ब्लॉक कर दिया रास्ता। फिर हम लोग का गाड़ी रुका, उस पर शिवम पिस्टल सटा के पीछे से कह रहा था पैसा दो। पैसा शिवम नहीं दिए, सब शिवम नीचे उतर गए। इसके बाद पैसा खेत में फेंका, वो खेत में जो फेंका फिर शिवम भी नीचे उतर के पैसा फिर से पकड़ लिए। उसी बीच में जब तक हम बाइक से उतर के नीचे उतरते तब तक उसको गोली मार के वो पैसा झोला लेके निकल। कितने आदमी थे लोग? 4। तो आपको बता दें, अपराधियों के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां पर भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर 4 बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मार दी और 25 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार व्यवसायी अनुज बैंक में रकम जमा कराने के लिए जा रहा था। तो बिहार में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने का यह मामला सामने आ रहा है और 25 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। भागलपुर का यह मामला, जहां पर अकबर नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर 4 बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मार दी और 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। तो लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में अकबर नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर बाइक सवार अपराधियों ने खाद बीज व्यवसायी को गोली मार दी और 25 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलते परिजनों ने व्यवसायी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई। और इसी बीच झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। राज्य सरकार ने भी अब सख्ती दिखा दी है। जांच से पहले सीबीआई को परमिशन लेनी होगी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल की राह पर चलते हुए झारखंड की सरकार ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति वापस ले ली। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड में किसी मामले की जांच के लिए जाने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। हाल ही के समय में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल की सरकारों ने भी इसी तरह के फैसले के लिए सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति को वापस ले लिया। इन सभी राज्यों में बीजेपी या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकार नहीं है। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और जेएमएम के हेमंत सोरेन इनके मुखिया हैं। और अब यहां पर भी
राज्य सरकार ने सख्ती दिखा दी है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।